गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स में। तो जैसे कि कल जो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बींग्स के जिनको हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था। एक तो वो करेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन होते हैं सभी लिविंग बींग्स में, और दूसरे वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पर ये प्रूव होता है कि ये केवल और केवल लिविंग बींग्स के ही करेक्टर्स होते हैं। तो पिछले लेक्चर में जो भी करेक्टर्स डिस्कस किए गए थे, आई होप कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से उन्हें समझ गए होंगे। एक बार बहुत स्पीड में उनका रिकैप ले लेते हैं और फिर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए थे उन करेक्टर्स में सबसे पहले था ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, लाइफ साइकिल एंड एवोल्यूशन। ग्रोथ के प्रोसेस में हम लोगों ने यूनिसेलुलर की ग्रोथ पढ़ी थी, मल्टीसेलुलर की ग्रोथ पढ़ी थी, प्लांट्स की ग्रोथ पढ़ी थी, एनिमल्स की ग्रोथ पढ़ी थी, लिविंग नॉन लिविंग सभी में ग्रोथ के पैटर्न डिस्कस कर लिए थे, जिसमें आपने जियोमेट्रिक टाइप ग्रोथ, अर्थमेट्रिक टाइप ग्रोथ, एक्रीशन टाइप, इसके अलावा इंट्यूससेप्शन टाइप और यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस प्रोसेस हो जाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ा था जिसमें आपने दो टाइप के रिप्रोडक्शन डिस्कस किए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं, कुछ वेजिटेटिव मोड होते हैं और कुछ स्पोर्स के थ्रू होते हैं। वेजिटेटिव मोड्स में आप लोगों ने डिस्कस किए थे कौन कौन से, एक तो हमारा फ्रेगमेंटेशन था, इसके अलावा रीजनरेशन था और बडिंग था, बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन था, और स्पोर फॉर्मेशन में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, मेनली एल्गी में और कुछ फंजाई में। उन स्पोर्स में कौन कौन से स्पोर्स रहे थे, जू स्पोर्स है, हिप्नो स्पोर्स है, एकाइनिट है, पामिला स्टेज है, एप्लेनो स्पोर्स है, क्लेमाइडो स्पोर्स है, ये सारे स्पोर्स डिस्कस किए थे। उसके बाद आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक की बात की थी। इसके अलावा जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें बहुत सारी वैरायटी थी, उनको डिस्कस किया था। इसके बाद आपने रेस्पिरेशन समझा था कि रेस्पिरेशन जो है ना वो एक्चुअली में सेलुलर लेवल की इवेंट है, और दो टाइप का रेस्पिरेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर। इसे एक तो एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। अगला जो हमारा था वो था एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कैसे उनका रिमूवल होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, ये बात हो चुकी थी। उसके बाद मूवमेंट के जो प्रोसेस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर मूवमेंट हो रहा है, प्लांट्स में कैसे कैसे मूवमेंट होता है, और एनिमल्स में मूवमेंट करने के लिए कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बात हो चुकी थी। लाइफ साइकिल का पैटर्न जिसको हर लिविंग बीइंग्स फॉलो करता है उसकी बात हो चुकी थी। देन सबसे सिग्निफिकेंट जो इवेंट था इसमें वो था एवोल्यूशन का प्रोसेस। तो एवोल्यूशन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आई होप कि यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप लोग पूरी सिंसियरिटी के साथ और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे और देखते जाएंगे। साथ के साथ आपको जो भी समझ में नहीं आता है उस पर आप कमेंट करते चलेंगे। तो अभी तक जो बताने की स्पीड थी उस स्पीड से अब हम अपना टेम्पो थोड़ा सा स्लो लेकर आते हैं कि अब जो आगे आपको बताया जाना है उसे आप अच्छे तरीके से समझ सकें। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, इस सीरीज़ में हमारा अगला कैरेक्टर जो आता है वो है सीक्रेशन। लिविंग बीइंग्स में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जिन स्ट्रक्चर से कुछ सब्सटेंस रिलीज हो रहे होते हैं, स्रावित हो रहे होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। सीक्रेशन लिविंग बीइंग्स का फीचर है। तो सीक्रेशन का प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है और सीक्रेशन का प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है। इन सीक्रेशन के लिए कुछ ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड होते हैं और कुछ ऑर्गन्स बॉडी के आउटसाइड होते हैं। कुछ सीक्रेशंस बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, कुछ बॉडी के आउटर सरफेस पर रिलीज होते हैं। तो इसके बेसिस पर जो सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स एक्सोक्राइन और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन। पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट्स के केस में। तो प्लांट्स के केस में जो एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर्स होंगे उनसे क्या रिलीज होगा, गम है, जैसे टेनिन है, लेटेक्स है, ग्लूकोसाइड्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं। ये सारे के सारे सब्सटेंस जो है ना वो प्लांट बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं। लाइक रेजिन है, ये सारे के सारे सब्सटेंस बाहर रिलीज हो रहे हैं, इनको एक्सोक्राइन कहा जाता है। इसके अलावा जो गट्टेशन की प्रोसेस है उसको पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक्सक्रीशन में गट्टेशन की जो प्रोसेस है वो भी एक प्रकार का एक्सक्रीशन ही है,
जो लीप्स से हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, इसके लिए स्पेशल टाइप के पोर होते हैं जिनको कहते हैं हाइडेथोड। तो ये तो एक्सोक्राइन होते हैं। इसके अलावा जो एंडोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन में बहुत सारे सब्सटेंस प्लांट बॉडी के अंदर ही रिलीज होते रहते हैं, उसके डिफरेंट सेल्स और टिश्यू तक पहुंचते रहते हैं, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। नाउ आगे बात करते हैं हम अब इसमें, अगर एनिमल्स की बात आप करते हैं तो एनिमल्स के केस में बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन को मान लेते हैं हम, तो ह्यूमन में कौन कौन से एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं, पहले एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि एक्सोक्राइन वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें डक्ट्स पाई जाती हैं, डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में डक्ट्स नहीं होती, यानी हम कह सकते हैं कि ये कैसे स्ट्रक्चर या ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। तो इनमें डक्ट पाई जाती हैं जब, तो इनसे निकलने वाले जो सीक्रेशंस होते हैं वो इनके टारगेट ऑर्गन्स तक या इनके टारगेट टिश्यू तक वाया डक्ट पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन एंडोक्राइन जो सिस्टम है या एंडोक्राइन जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें किसी तरह के डक्ट नहीं होते, ये डक्टलेस ग्लैंड है। तब इनसे रिलीज होने वाली जो सीक्रेशंस होती हैं वो हमारे ब्लड में जाती हैं और वाया ब्लड सर्कुलेशन ये अपने टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू तक पहुंचा दिए जाते हैं। उस टारगेट टिश्यू के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का रिकॉग्निशन मार्क है। उस रिकॉग्निशन मार्क को कहा जाता है रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर को पहचान कर इनसे रिलीज होने वाले जो सब्सटेंस है उस रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाते हैं और अपना एक्शन वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। आइए जरा देखते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन से एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली बात होती है हमारी सुडोरीफेरस ग्लैंड्स। सुडोरीफेरस ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स हैं जिनसे क्या रिलीज हो रहा है, स्वेट, पसीना, जो हमारी स्किन पर प्रेजेंट होती हैं। दूसरी कौन सी ग्लैंड्स हैं, सेकेंड वन इज सीबेसियस ग्लैंड्स। इनसे क्या रिलीज हो रहा है, ऑयल रिलीज हो रहा है, ये भी हमारे स्किन पर प्रेजेंट है। ये सब के सब कैसे स्ट्रक्चर हैं, एक्सोक्राइन। इसके बाद फीमेल्स में बहुत वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे क्या रिलीज होता है, मिल्क रिलीज होता है। हमारे आईज में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, और इनसे क्या रिलीज होता है, इनसे टीयर्स रिलीज हो रहे हैं। हमारे ईयर में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं सिरुमिनस ग्लैंड, और इस सिरुमिनस ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, ईयर वैक्स रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें एक ग्लैंड कौन सी है, सिलाइवरी ग्लैंड्स। और सिलाइवरी ग्लैंड्स की आप जानते हो 3 कैटेगरी होती हैं, एक तो होती हैं पैरोटिड, दूसरी होती हैं सब मैंडिबुलर और तीसरी होती हैं सब लिंगुअल। तो ये सब की सब कैसी ग्लैंड्स हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और ये भी सब एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। इसके अलावा बॉडी का हमारा जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या होता है, लीवर, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और पेनक्रियास, पेनक्रियास भी क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, और उसका कुछ पोर्शन एंडोक्राइन भी होता है, तो ये दोनों में ही इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, इनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारी इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। इन ग्लैंड से भी कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो ये सारे के सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो किस नेचर के हैं, एक्सोक्राइन नेचर के। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे प्रोस्टेट, इसके अलावा सेमाइनल वेसाइकल। तो ये बहुत सारे एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बहुत जगह पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, लेक्राइमल ग्लैंड्स, सिरुमिनस ग्लैंड्स, सिलाइवरी ग्लैंड्स की 3 कैटेगरी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इसके अलावा लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का लीवर, और हमारा एक मिक्स और हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है पेनक्रियास। तो ये सारे के सारे एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर हैं, मीन्स इनमें डक्ट्स पाए जाएंगे और उन्हीं डक्ट्स के थ्रू इनसे रिलीज होने वाले जो सीक्रेशन है वो इनके टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू तक पहुंचा दिए जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी,
एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की डक्टलेस ग्लैंड्स जो होती हैं, और इनसे रिलीज होने वाले जो सिक्रेशंस हैं, आप उन सिक्रेशंस को कहते हैं हार्मोन्स। तो कुछ तो बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन हैं, यानी उनका फंक्शन केवल हार्मोन्स का प्रोडक्शन और रिलीज करना है। कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चर्स कोई दूसरा रोल भी प्ले कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनका कुछ पार्ट एंडोक्राइन भी है। फिलहाल यहाँ हम एक सीरीज में सबको डिस्कस करते हैं। जब आप पर्टिकुलर एंडोक्राइनोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम 1 बाय 1 सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसका कितना पार्ट एंडोक्राइन नेचर का है, किसका कितना पार्ट एक्सोक्राइन नेचर का है, या अदर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम सबको एक साथ लेते हैं तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे आ जाते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाइपोथैलेमस, ब्रेन का हिस्सा है ये, लेकिन एंडोक्राइन नेचर का भी होता है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज बॉडी के बहुत सारे ऐसे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं या ग्लैंड्स हैं जिनके ऊपर पिट्यूटरी का कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप जानते हैं थायराइड, और थायराइड से ही एसोसिएटेड 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं पैराथायराइड। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है पीनियल, जो हमारे दोनों आइज के बीच में पाया जाता है फोरहेड में, जिसको थर्ड आई या सीट ऑफ सोल भी कहा जाता है। इसके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फिजियोलॉजी में। इसके बाद थाइमस ग्लैंड, जिसका हार्मोन थाइमोसिन सीक्रेट होता है। इसके अलावा इसका काम जो होता है ना, प्राइमरी फंक्शन होता है टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना, तो इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। इसके अलावा किडनी के ऊपर प्रेजेंट एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये हमारे मेजर जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं। इनके अलावा हमने बात की थी पेनक्रियास की। पेनक्रियास का भी कुछ हिस्सा एंडोक्राइन नेचर का होता है, जिसको क्या कहा जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा एक हार्मोन का जिसको इंसुलिन कहते हैं, वो हार्मोन यहीं से रिलीज होता है। इसके अलावा जो हमारे गोनाड्स हैं वो भी एक तरह का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, और जो ओवरीज हैं उनसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। 2 टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर फीमेल्स में भी पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, एक तो होता है कॉर्पस ल्यूटियम और दूसरा होता है प्लेसेंटा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से से कुछ अपने हार्मोन्स ही रिलीज होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के हार्मोन से ही रिलीज होते हैं। ड्यूओक्राइनिन, विलिक्राइनिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स। तो वो भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो GIT है उसका अपना ही एंडोक्राइन सिस्टम है। तो ये सारे के सारे हमारे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हैं। एक बार फिर से देख लेंगे आप, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा पेनक्रियास का आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, गोनाड्स हमारे टेस्टिस, ओवरी, ये भी एक तरह का रोल प्ले करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा फीमेल में, और हमारी GIT के अपने हार्मोन्स होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पूरा सीक्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब इस प्रोसेस के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जितने भी सीक्रेशंस हैं इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इनको आप फिजियोलॉजी में डिफरेंट एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी के लिए अगर आप नाम याद रख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा आगे के लिए। आगे बात करते हैं, इसमें जो अगली प्रोसेस आती है वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेरिएशंस नहीं होंगी तो फिर नई स्पीसीज़ कैसे आएंगी, न्यू कैरेक्टर्स कैसे इवॉल्व होंगे, उसके लिए वेरिएशंस होना ज़रूरी है। क्योंकि डार्विन ने तो कहा भी था ना कि वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। जब तक 2 ऑर्गेनिज्म में किसी लेवल पर कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, वेरिएशंस नहीं होंगी, डाइवर्सिटी नहीं होगी, तब तक कैसे कोई नई स्पीसीज़ आ सकती है। इसलिए वेरिएशंस होना ज़रूरी है। और वेरिएशंस को कौन प्रमोट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि 2 इवेंट होते हैं, एक तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा इवेंट क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या हो रहा है? मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है, ये पीछे कई बार बता चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर, जो कि प्रमोट कर रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है? न्यू कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस को। ठीक, इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा उसमें मेल और फीमेल गैमीट का यूनियन होता है और उस यूनियन से जाइगोट में नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये दो प्रोसेस होने से वेरिएशंस आते हैं और वही वेरिएशंस आगे चलकर एवोल्यूशन का बेसिस बनते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिज्म का फीचर है और यही वेरिएशंस क्या डिसाइड करते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी, यानी उसकी पहचान, उसका एक प्रकार का पृथक व्यक्तित्व। हम कैसे डिसाइड करेंगे? मान लीजिए दो ह्यूमन बीइंग हैं, अब उन दो ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो हम उनको देखकर पहचान सकते हैं। क्योंकि आइज सबके पास दो हैं, ईयर सबके पास दो हैं, सब में डायराइनस कंडीशन पाई जा रही है, टीथ उतने ही हैं, लिप्स हैं, चीक्स हैं, हेयर्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्स तो वही हैं सब में। तब फिर दो लिविंग बीइंग्स में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? उनके जो स्किन का कलर है उसमें बहुत माइन्यूट वेरिएशन हो सकता है, जो ईयर पिन्ना है उसकी स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो सकता है, जो नोज़ की टिप है उसमें वेरिएशन हो सकता है, प्यूपिल का जो कलर है उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, आईब्रो का जो पैटर्न है उसमें वेरिएशन हो सकते हैं। ये बहुत माइन्यूट वेरिएशंस ही दो ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करने के लिए पर्याप्त होते हैं और यही किसी ऑर्गेनिज्म की अपनी इंडिविजुअलिटी को डिसाइड करते हैं। तो इंडिविजुअलिटी का बेसिस भी क्या होता है? हमारा वेरिएशंस। तो ये भी लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टर है। मान लीजिए कि ये एक ब्लू कलर का मार्कर है, किसी भी कंपनी का हो, अगर ऐसे 50 मार्कर एक साथ एक हाथ में ले लिए जाएं तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज दीज आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। उनके बीच में किसी तरह की इंडिविजुअलिटी नहीं है, सारे के सारे एक जैसे हैं, एक प्रकार से सब एक दूसरे के क्लोन हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। लेकिन ऐसा लिविंग बीइंग्स के केस में नहीं होता है कि सारे के सारे सेम हों। वो कब हो सकते हैं? जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हों, अदरवाइज उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगी और वही वेरिएशंस उनकी इंडिविजुअलिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो क्या है? डेफिनिट शेप एंड साइज। लिविंग बीइंग्स का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि नियरली ये लिविंग बीइंग का डिफाइनेड फीचर है, बिकॉज लिविंग बीइंग्स का जो शेप और साइज होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। जैसे आप देखे होंगे एक माउस है, तो माउस का साइज पता रहता है कि कितना है। माउस का साइज किसी डॉग जितना बड़ा तो नहीं हो सकता है, या डॉग का साइज किसी एलिफेंट जैसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। या फिश है, उनके बॉडी का एक शेप है, हमने देखा है कि फिश का जो शेप होता है बॉडी का वो स्ट्रीमलाइन होता है, शरीर धारा रेखित होता है। तो ऑलमोस्ट सभी फिशेस का बॉडी वैसे ही होता है। साइज का भी एक पैटर्न फिक्स है कि उनमें फिन्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा उनमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जा रहे हैं, हार्ट में 2 चैम्बर्स पाए जा रहे हैं। तो न केवल मॉर्फोलॉजिकली बल्कि एनाटॉमिकली भी बॉडी का स्ट्रक्चर फिक्स होता है। किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई पत्थर है, कोई पहाड़ है, तो उसका साइज कितना भी हो सकता है, कोई पैटर्न फिक्स तो नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है। इधर तो अगर हम प्लांट के केस की बात करते हैं तो उधर भी ऑलमोस्ट जो शेप है, जो साइज है, वो लगभग फिक्स होता है। क्योंकि अगर आपसे बात करेंगे कि ग्राम का प्लांट होगा तो कितना बड़ा होगा, तो ग्राम का प्लांट कहीं यूकेलिप्टस जितना तो बड़ा नहीं हो सकता है ना, फाइकस बेंगालेंसिस जितना बड़ा तो नहीं हो सकता है ना। और अगर शेप की बात करेंगे तो आपने देखे होंगे कुछ प्लांट्स का जो शेप होता है वो इस तरह से कोनिकल शेप होते हैं। तो उस स्पीसीज के सारे प्लांट्स ऑलमोस्ट कोनिकल शेप के होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? कोनीफर्स, ठीक है ना। कुछ प्लांट की कैनोपी में क्या होता है कि उनका जो स्टेम होता है वो नीचे से थोड़ा ब्रॉड होता है और जैसे जैसे ऊपर को जाता है स्टेम का जो विड्थ है, जो उसकी थिकनेस है, वो धीरे धीरे रिड्यूस करती चली जाती है। इस कंडीशन को कहा जाता है डेलिक्सेंट। कुछ स्टेम में क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट तक वो ग्रो करते हैं और उसके बाद फिर वो हाइट में नहीं बढ़ते हैं, फिर उनकी लेटरल ब्रांचेस फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं, इस तरह की उनकी कैनोपी डेवलप हो जाती है। तो ऐसे आपने देखे होंगे, जैसे इस तरह का पैटर्न आपको किस में देखने को मिलेगा? लाइक यूकेलिप्टस, इसके अलावा डेलबर्जिया सिसु, शीशम में भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह का पैटर्न। और इस तरह का पैटर्न आपको किस में मिलता है? फाइकस की स्पीसीज में, बरगद में फाइकस बेंगालेंसिस, इसके अलावा
फाइकस रेलिजियोसा। तो ये एक पैटर्न है ना। इसके अलावा अगर आप पामेसी फैमिली में देखेंगे तो उधर क्या कंडीशन होती है, पूरा जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है और लीव्स केवल और केवल ऊपर निकली रहती हैं। तो ये कंडीशन किस में पाई जाती है, नारियल में पाई जाती है, खजूर में पाई जाती है, ताड़ में पाई जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लिविंग बीइंग्स में जो बॉडी का शेप है, जो बॉडी का साइज है, वो पैटर्न हमेशा फिक्स होता है, डेफिनेट होता है कि कोई लिविंग बीइंग का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसका शेप में कितना वेरिएशन हो सकता है, एक सर्टेन लेवल तक वेरिएशन होता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे कि बायोलॉजी साइंस ऑफ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिल जाएंगे। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था PPLO, जिसको क्या कहा जाता है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज इसकी बॉडी का शेप कोई फिक्स नहीं होता। इसके अलावा आपने एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड। ये फंगस के एंसेस्ट्रल फॉर्म माने जाते हैं, तो इनमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए इनके बॉडी का शेप भी फिक्स नहीं होता है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा अमीबा, इसमें भी बॉडी का शेप कोई फिक्स नहीं होता है। तो सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सेप्शन हो सकते हैं इस रूल के। शेप फिक्स नहीं है लेकिन साइज ऑलमोस्ट फिक्स होता है, क्योंकि कोई अमीबा का साइज इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि आप उसे नेकेड आई से बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला करेक्टर इस सीरीज में आता है वो करेक्टर है सेल स्ट्रक्चर। सारे लिविंग बीइंग्स का जो बॉडी है वो किससे बना है, सेल से। अब चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग बीइंग्स है उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल से या मल्टीपल ऑफ सेल्स की इंटरेक्शन से फॉर्म होता है। अलग अलग तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली लिविंगनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो सेल के लेवल पर है। अगर आप चाहें कि सेल को तोड़कर फिर कुछ अलग निकाल लें और उसमें लाइफ होगा तो ये पॉसिबल नहीं होता है। लाइफ का एग्जिस्टेंस जो है ना वो केवल सेल के लेवल पर ही होता है। तो लिविंग बीइंग्स का ऑर्गेनाइजेशन ही सेलुलर लेवल का होता है, इसके बियॉन्ड जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का नहीं होता है। इसमें अगर आप चाहें तो एक चीज़ समझ सकते हैं, इसका एक एक्सेप्शन मान सकते हैं और वो एक्सेप्शन क्या है, वायरस। बिकॉज इनको क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बिकॉज इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी होती हैं जो लिविंग बीइंग्स जैसी नहीं होती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन उधर भी मिलेंगे लेकिन मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो प्रोटीन होता है जो कैप्सिड बनाता है या न्यूक्लियो कैप्सिड बनाता है, और दूसरा होता है इनका न्यूक्लिक एसिड जो कि DNA हो सकता है या RNA। इसके अलावा कोई सेल ऑर्गेनेल में नहीं है, कोई प्रोटोप्लाज्म ऐसी चीज़ इनके अंदर नहीं पाई जाती है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन हो सकता है। चलिए अब इन इवेंट्स में आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला हमारा करेक्टर आता है वो करेक्टर क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जिसको कहा जाता है लिविंग मैटर, ये सभी लिविंग बीइंग्स का फंडामेंटल फीचर है या हम कहें कि डिफाइनिंग फीचर है। लाइफ के होने का मतलब प्रोटोप्लाज्म का होना ही है। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी डुजार्डिन ने, लेकिन इसको जो प्रोटोप्लाज्म नाम है वो किसने दिया था, परकिंजे ने। आप लोग मैसेज बॉक्स में भी साथ के साथ टाइप करते चलें। और प्रोटोप्लाज्म की हिस्ट्री में एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो नाम है किसका, हक्सले का। क्या कहा था हक्सले ने, हक्सले ने क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार बताया था हक्सले ने जीव द्रव्य को, यानी लाइफ से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो सब की सब किस में चल रही हैं, प्रोटोप्लाज्म में। एक लिविंग सेल है ना, उस लिविंग सेल का इंटरनल कंटेंट जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट क्या कहलाता है,
प्रोटोप्लाज्म। सभी इसी के ही पार्ट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात हम कर लें, न्यूक्लियस की बात कर लें, जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्लास्टेड, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, स्फेरोसोम, लोमासोम, ये सब के सब किसके इंटरनल कंटेंट हैं? ये सब के सब प्रोटोप्लाज्म के पार्ट ही हैं। और लाइफ को चलाने वाले जितने इवेंट्स हैं वो विद इन सेल चल रहे हैं या उस सेल के ऑर्गेनेल्स के अंदर चल रहे हैं। इसीलिए हक्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आ जाता है और वो फीचर क्या है? मेटाबॉलिज्म। ये लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज इस प्रोसेस के रुकने का मतलब है लाइफ का रुक जाना। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा यहाँ इस प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं। मेटाबॉलिज्म, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उपापचय, तो इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं। एक तो प्रोसेस कहलाती हैं कौन सी? एनाबॉलिज्म, और दूसरे प्रोसेस कहलाते हैं कैटाबॉलिज्म। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते भी चलें, जो यहाँ बताया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है अगर तो क्वेश्चन भी लिखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर भी लिखिए, और जो बताया जा रहा है उसको भी साथ साथ लिखते जाइए। तो ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाइव क्लास में ही लर्न हो जाएगा। एनाबॉलिज्म को समझिए थोड़ा ठीक से। एनाबॉलिक वो प्रोसेस होती हैं जिनमें दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर किसी बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी ये प्रोसेस कैसी होंगी? ये प्रोसेस सिंथेटिक प्रोसेस होंगी, या क्या कह सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होंगी। ठीक है ना। और जो कैटाबॉलिज्म है, इसमें क्या होता है कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और उसके ब्रेकडाउन से कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी ये इसका जस्ट अपोजिट है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? ये कैसे प्रोसेस हैं? ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हैं, या जिन प्रोसेस में क्या होता है? डीकंस्ट्रक्शन होता है, यानी डीकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हैं। एग्जाम्पल आप देखते हैं इनके। एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन होना है इसमें, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लाइक फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 और H2O के मिलने से ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इसके अलावा DNA रेप्लिकेशन, ये सारे वो इवेंट हैं जो सेल के लेवल पर चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर DNA का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होगा? DNA की टेम्पलेट पर राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और एक RNA का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा लिपिड और फैट सिंथेसिस, जहाँ भी सिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है तो वो सब की सब प्रोसेस कैसी है? एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस में ब्रेकडाउन होना है, तो सबसे पहला कैटाबॉलिक प्रोसेस तो डाइजेशन ही है। इसके अलावा रेस्पिरेशन है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। और किसी सेल के अंदर ये दोनों प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि कभी एनाबॉलिज्म रुक जाएगा और कैटाबॉलिज्म चलेगा और कैटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो एनाबॉलिज्म चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों के दोनों प्रोसेस कोइंसाइड चलते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं। यही लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसको समझिए, हम एयर इनहेल करते हैं, वो एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स तक पहुंचने के बाद हमने बताया था कि वो एयर किसके साथ बाइंड करती है? एयर की ऑक्सीजन, ब्लड की हीमोग्लोबिन के साथ, और ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेती है? HbO2, यानी एक अनस्टेबल कंपाउंड जिसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचेगा हमारे टिश्यू और हमारे सेल्स तक, तो वहां पहुंचने के बाद इसका डिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसका टूट जाएगा। ये किसमें? ऑक्सीजन में और Hb में। तो ऑक्सीजन पहुंच जाएगी टिश्यू के अंदर और हीमोग्लोबिन रह जाएगा ब्लड में। तो यहाँ पर जो इवेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये कौन सा इवेंट है? जिसमें
दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या है? एनाबॉलिज्म। और जिस प्रोसेस में ब्रेकडाउन हो रहा है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। तो ये तो हमारी हर आती जाती सांस के साथ हो रहा है, क्योंकि इनहेल किया, ऑक्सीजन गई, लंग्स के लेवल पर पहुंची, HbO2 बनेगा। उसके बाद जैसे ही अंदर पहुंचती है ब्रेकडाउन होगा, Hb अलग, O2 अलग, दोबारा से CO2 लौट कर आ गई है, वो CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल के साथ अब आप लोग और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एनाबॉलिक प्रोसेस जो है वो लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है। अब क्या इन प्रोसेस को हम नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं देख सकते हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल है कि ये प्रोसेस इन विट्रो भी कराए जा सकते हैं लेबोरेटरी में। इन विट्रो टर्म का मीन समझ लीजिए, आर्टिफिशियली, यानी कि किसी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? आर्टिफिशियली। और इन विट्रो, जो विट्रो टर्म है ना, विट्रो का मीन्स होता है इन ग्लास। ग्लास का मतलब क्या है कि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहे हैं या पेट्री डिश में करा रहे हैं या वॉच ग्लास में करा रहे हैं, तो वहां पर भी इन प्रोसेस को परफॉर्म किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है। इनफैक्ट डीएनए और आरएनए का जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन है, इसको भी आर्टिफिशियली हरगोविंद खुराना ने कराया था। तो ये जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म, ये लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है। यानी किसी लिविंग बीइंग में अगर कुछ देर के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाता है तो इसका मतलब है कि उसके बॉडी का पूरा मैकेनिज्म शटडाउन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इन कैरेक्टर्स में हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, हम लोगों ने अभी तक जो जो कैरेक्टर्स पढ़े हैं उन कैरेक्टर्स में से हमारे डिफाइनिंग फीचर कौन से हैं? मेटाबॉलिज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, इसके अलावा डेफिनेट शेप एंड साइज जो है ना वो भी ऑलमोस्ट हमारा नियरली डेफिनेट फीचर है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो अगली जो प्रोसेस आती है वो प्रोसेस है एजिंग। इस प्रोसेस से हर लिविंग बीइंग को गुजरना पड़ता है। एजिंग की प्रोसेस क्या है? जैसे कि लाइफ स्पान में या लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा है कि एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, उसके बाद वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने पर वो सेक्सुअलिटी की एज को अटेन करता है और उसके बाद एक लंबे प्रोसेस के द्वारा वो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है और एट लास्ट जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो एजिंग की प्रोसेस जो है ना ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर एजिंग की स्टडी की बात करें तो हमने डिसिप्लिन्स में डिस्कस किया था, एजिंग की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी। ठीक है ना। प्लांट्स में एज को डिटरमाइन करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक है, इसके अलावा जो एक कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल टेक्निक है उसमें प्लांट्स के जो ट्रंक के एनुअल रिंग होते हैं उनको काउंट करके पता किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन फीचर्स में जो हमारे अगले फीचर्स आते हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं। अब 16 हो गए हैं। इसके बाद अगला फीचर आता है, वो फीचर क्या है? कॉन्शियसनेस। ये लिविंग बीइंग्स का स्पेशल फीचर है। कॉन्शियसनेस का मीन्स क्या है कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उन सब चेंजेस के प्रति हम अवेयर हैं, हमें पता तो चल रहा है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये कॉन्शियसनेस जो है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चेतना। ये गुण भी किसका गुण है? लिविंग बीइंग्स का गुण है। और ह्यूमन में इससे एक आगे की प्रोसेस होती है जिसको क्या कहा जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये केवल ह्यूमन का ही फीचर है कि हमें अपने प्रति भी सचेत होते हैं, हम अपनी प्रति भी चेतना होती है और इसके वजह से ह्यूमन ने इतना सारा कल्चर डेवलप कर लिया है। पूरे कल्चर के पीछे सेल्फ कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिकॉज इसी के कारण ह्यूमन में क्या हुआ है? एक तरह की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है। कोई समस्या है, उस समस्या के बारे में हम विचार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट हमारे अंदर हुआ है। मतलब हम किसी विचार को बहुत गहराई से उसके बारे में सोच सकते हैं, कंटेम्पलेट कर सकते हैं। तो ये सब किसके कारण से हुआ है? सेल्फ कॉन्शियसनेस के कारण। आगे बढ़ते हैं। जो अगला फीचर आता है हमारा, वो फीचर क्या है? होमियोस्टेसिस, जिसको कहा जाता है समस्थैतिकता।
नाउ होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनमें जो भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हैं वो सारे फंक्शंस और वो सारे ऑर्गन्स अपना वर्क या अपना प्रोसेस ठीक तरीके से करते रहें। यानी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें एक स्टीडी स्टेट बनी रहे, उस कंडीशन को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी कांस्टेंट, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाए रखने की जो खासियत होती है उसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। अब ये दो प्रकार से होता है, हमें क्या कांस्टेंट बनाकर रखना है। एक तो हमें अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बनाकर रखना है, और दूसरा जो बॉडी का आयनिक बैलेंस है उसको हमें कंट्रोल करके रखना है या बैलेंस बना के रखना है। टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन, और जो आयनिक बैलेंस को कंट्रोल करने का प्रोसेस है उसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो इन दोनों प्रोसीजर्स के थ्रू हम अपने बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उस इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाकर रख सकते हैं। होम्योस्टेसिस टर्म की बात करेंगे तो ये टर्म दिया था वाल्टर बी कैनिन ने, तो एक ये लाइफ का फीचर हो जाता है। चलिए इस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। जो अगला फीचर आता है वो फीचर क्या है, वो है सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ये भी सभी लिविंग बीइंग्स का फीचर है। हमें सेंसेस होते हैं, जिस तरह का हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है तो हमें उसका कोई ना कोई मैसेज मिलता है, और ये सेंसेस हम कैसे रिसीव करते हैं, थ्रू सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन्स को मेनली 5 माना गया है। कौन कौन से, आइज, ईयर, स्किन, टंग एंड नोज। तो अगर कोई विजन से रिलेटेड सेंसेशन है तो हमारी आइज परसीव करती हैं। अगर कोई नॉइस आ रही है, कोई हियरिंग वाला सेंसेशन है तो उसको कौन परसीव करेगा, हमारे ईयर। कोई टच का सेंसेशन है तो उसको कौन परसीव करता है, स्किन। कोई गस्टेशन का सेंसेशन है यानी टेस्ट से रिलेटेड तो उसको कौन परसीव करता है, टंग। और अगर कोई ऑल्फैक्शन से रिलेटेड परसेप्शन है यानी किसी प्रकार के स्मेल, फ्रेग्रेंस, एरोमा कोई आ रही है तो उसको परसीव करने के लिए नोज होता है। तो ये तो हमारे 5 प्राइमरी सेंस ऑर्गन्स होते ही हैं। आप सुनेंगे एक 6th सेंस भी होता है। थोड़ा बहुत डेवलप होता है कुछ लोगों में, लेकिन कुछ लोगों में हाईली डेवलप होता है जो बहुत ज़्यादा यौगिक क्रियाओं के द्वारा इसको डेवलप कर लेते हैं। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हम में भी होता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर अभी आपसे कहा जाए कि ये क्लास जो आपकी चल रही है ना, इस क्लास को चलते हुए लगभग कितना टाइम हुआ है, अगर हम कहें कि 10 मिनट हुआ है तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, इस क्लास को चलते हुए कम से कम 35-40 मिनट तो हो ही गया होगा। तो ये सेंसेशन किसने बताया आपको, क्या हमारे आइज, ईयर, स्किन, टंग, नोज इनसे किसी से पता चला? हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, खाना खाने के बाद एक तृप्ति हो जाती है, तो ये परसेप्शन कौन बताता है, कहीं ना कहीं उसमें वो जो 6th सेंस है उसका इन्वॉल्वमेंट है। चलिए इस पर फिर कभी बात होगी। फिलहाल ये हमारे 5 प्राइमरी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये परसीव करते हैं इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है, और अगर वो चेंजेस हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तब हमें अपने बॉडी के एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी में उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने होते हैं जिससे हम बेस्ट सर्वाइव कर सकें उन कंडीशंस में। वही चेंजेस कहलाते हैं अडेप्टेबिलिटी। ये जो अडेप्टेबिलिटी होती है ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है शॉर्ट टर्म और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म अडेप्टेबिलिटी होती है ये थोड़े समय के लिए होती है। जैसे जो एम्फीबियंस होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो चले जाते हैं 2 प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में? एक तो प्रोसेस होता है एस्टाइवेशन
और दूसरा प्रोसेस होता है हाइबरनेशन। तो ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं उतने समय के लिए, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज हैं वो उस समय बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, या कुछ जो लोअर फॉर्म्स हैं ऑर्गेनिज्म के उनमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, या डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी सब के सब क्या अडेप्टेशन है, जो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उन कंडीशंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के ये सारे के सारे प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये परमानेंट हो जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच है, एक फ्लाईलेस बर्ड है, तो इसमें रनिंग की अच्छी खासी एबिलिटी पाई जाती है। ये इसका लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है। ऐसा नहीं होता है कि ऑस्ट्रिच कुछ समय के लिए दौड़ेगा और कुछ समय बाद वो उड़ने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं उनमें परमानेंटली जो पर्चिंग की प्रोसेस है वो पाई जाती है। पर्चिंग में क्या होता है, उनके जो लेग्स होते हैं वो लेग्स से बहुत पतली डाली पर भी ऐसी ग्रिप बनाकर बैठ जाते हैं कि वो अपने पूरे बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सब कौन से अडेप्टेशन है, ये सारे अडेप्टेशन कहलाते हैं लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। प्लांट्स को अडेप्टेशंस के बेसिस पर हम अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड कर देते हैं। हाईली एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट। जो बहुत सैलाइन हैबिटेट में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, हेलोफाइट। जो वाटर की बहुत स्कार्सिटी जहां पर होती है, बहुत डेफिशिएंसी होती है, वहां पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जीरोफाइट्स। तो वहां सरवाइव करने के लिए उनमें बहुत सारे अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। ये सारे अडेप्टेशंस आप पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी के सेगमेंट में और उसके बाद इकोलॉजी के सेगमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हमारे जो लिविंग बीइंग्स के फीचर्स हैं उन फीचर्स में हमारा लास्ट फीचर आ जाता है। और वो लास्ट फीचर क्या है, जो जीवन का अंतिम सत्य है, यानी डेथ। डेथ की स्टडी को कहा जाता है थैनेटोलॉजी। एक बार मैसेज बॉक्स में लिख देंगे सब लोग, क्योंकि हमें लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा। स्टडी ऑफ डेथ इज कॉल्ड थैनेटोलॉजी। तो ये तो जीवन का सत्य है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कैसा, इमॉर्टल नहीं है, सबके सब मॉर्टल हैं। एक लाइफ स्पान नेचर ने सबको प्रोवाइड किया है, उस लाइफ स्पान को कंप्लीट करने के बाद हर ऑर्गेनिज्म की एक नेचुरल डेथ होनी ही है। क्योंकि यहाँ जब हम साइंस में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ डेथ से जो हमारी कंसर्न है ना वो मेनली नेचुरल डेथ से है, अदर कॉजेज से हमें मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। डेथ का जो प्रोसेस होता है, तो ये जो लाइफ का प्रोसेस है जिसको डेथ कहा जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, सभी लिविंग बीइंग्स को इससे गुजरना होता है। इवन सेल के लेवल पर भी डेथ होती है, जिसको आप क्या पढ़ेंगे, पीसीडी, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लैटिन में इस प्रोसेस को कहा जाता है एपोप्टोसिस। फिलहाल ये इंटरमीडिएट के लेवल का प्रोसेस नहीं है, ना ही ये ग्रेजुएशन के लेवल का है। आफ्टर ग्रेजुएशन एपोप्टोसिस होता है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो इस पर साइड से अलग से एक वीडियो आपको बना दिया जाएगा। तो एक सेल के अंदर भी वो सारे प्रोसेस होते हैं जिन प्रोसेस के बाद उसको डेथ की प्रोसेस से गुजरना होता है। अब अगर हम लिविंग बीइंग्स में बात करें, जैसे अगर ह्यूमन में बात करें, तो डेथ की प्रोसेस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को अगर आप अभी समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे एक टर्म इसमें आता है एल्गोर मॉर्टिस, ये डेथ के फेजेस होते हैं। एक टर्म इसमें आता है राइगर मॉर्टिस, एक टर्म इसमें आता है जिसको कहा जाता है लिवर मॉर्टिस, और एक टर्म इसमें आता है जिसको कहा जाता है पेलोर मॉर्टिस। बहुत से लोगों के लिए ये कंटेंट बिल्कुल एक्सक्लूसिव होगा, बिल्कुल नया होगा। एल्गोर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस और पेलोर मॉर्टिस। एल्गोर मॉर्टिस का मतलब क्या होता है, आफ्टर डेथ बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या होने लगता है, डाउन जाने लगता है। तो देखते ना कि शरीर हमारा ठंडा होने लगता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्गोर मॉर्टिस। क्योंकि जब डेथ हो जाती है तो डेथ हो जाने पर हमारी, जब ये कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है, तो उस कंडीशन में जो हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस है वो भी अपना काम करना बंद कर देता है। जब हाइपोथैलेमस स्टॉपेज हो जाएगा तो फिर उस कंडीशन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इसको बॉडी का हाइपोस्टेट कहा जाता है।
दूसरा क्या बताया गया है, राइगोर मॉर्टिस। राइगोर मॉर्टिस जो होता है ना, इसमें हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनमें लगभग 24 घंटे के लिए कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाता है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, जब डेथ हो जाती है तो हमारी मसल्स जो है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर रह जाती है, मतलब उनमें अकड़ आ जाती है, वो कहलाता है राइगोर मॉर्टिस। इसको समझेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है। उसके बाद है लीवर मॉर्टिस। लीवर मॉर्टिस में क्या होता है, हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है उस ब्लड का ड्रेनेज हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स की ओर होने लगता है, तो पूरा जो बॉडी होता है ना वो कैसा होने लगता है, ब्लू कलर का होने लगता है। और लास्ट होता है हमारा पेलोर मॉर्टिस। पेलोर मॉर्टिस में क्या होता है, हमारी जो आरबीसीज होती हैं वो आरबीसीज की तेजी से डेथ होती है, तो इनकी डेथ होने से जो बाइल पिगमेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज करती जाती है। तो डेथ से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, एल्गोर मॉर्टिस, राइगोर मॉर्टिस, लीवर मॉर्टिस एंड पेलोर मॉर्टिस। इसके बाद बिल्कुल आखिरी सेशन में हम पहुंच चुके हैं। डेथ के जो टाइप्स हैं वो मेनली 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप की डेथ होती है। एक डेथ को हम कहते हैं सोमैटिक डेथ, या इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल डेथ, या इसको कहा जा सकता है और क्लिनिकल डेथ। और जो दूसरी डेथ होती है हमारी, इस डेथ को कहा जाता है मॉलिक्यूलर डेथ। तो जो सोमैटिक डेथ होती है इसमें क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट है, हमारे हार्ट के जो पल्सेशन है, हमारी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। उस डेथ को कहा जाता है सोमैटिक डेथ। और मॉलिक्यूलर डेथ में क्या होता है, जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग है वो ब्रेन की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस से सभी लिविंग बीइंग्स को गुजरना होता है। अब जिस तरह से कुछ एक एक्सेप्शन हमें लगभग हर केस में मिलते हैं, तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए होंगे कि जो अमीबा होता है उसको क्या कहा जाता है कि अमीबा कैसा है, इमॉर्टल है, यानी अमर होता है अमीबा। बिकॉज एक अमीबा है, इसने रिप्रोडक्शन किया या इसके बॉडी का इतना सेगमेंट अलग हुआ, इस सेगमेंट ने जाकर आगे फिर एक नया अमीबा बना दिया, तो इसका प्रोटोप्लाज्म तो इसमें ट्रांसफर हो गया है। तब फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई है, तो वो कैसा है, इमॉर्टल है। इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। हमारा जो बॉडी का प्रोटोप्लाज्म होता है उस प्रोटोप्लाज्म के 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है हमारा सोमैटोप्लाज्म और दूसरा होता है जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म वो होता है जो केवल हमारे बॉडी का हिस्सा है, और जर्म प्लाज्म क्या होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाने वाला है। तो सोमैटोप्लाज्म तो हमारी डेथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो जर्म प्लाज्म है ये कभी समाप्त नहीं होता, बिकॉज ये गैमीट्स के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता रहता है। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर के केस में बात करेंगे, तब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों ही मिक्स होते हैं। तो जो ट्रांसफर हो रहा है प्रोटोप्लाज्म वो सोमैटोप्लाज्म भी है और जर्म प्लाज्म भी है। इस कारण से अमीबा को क्या कहा जाता है कि ये नियरली इमॉर्टल होता है, उसकी डेथ नहीं होती है। तो ये सारे लाइफ इवेंट्स हो जाते हैं हमारे, जो किसी लिविंग बीइंग्स को पहचानने में, उस लिविंग बीइंग्स को किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करने में हमारा बेसिस का काम करते हैं। आपने सारे के सारे इवेंट्स को बेहतर तरीके से यहाँ स्टडी कर लिया है 2 सेगमेंट में। एक बार देख लीजिए सभी को। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, लाइफ साइकिल, एवोल्यूशन, सीक्रेशन, वेरिएशंस, इंडिविजुअलिटी, डेफिनेट शेप एंड साइज, सेल स्ट्रक्चर, प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म, एजिंग, कॉन्शियसनेस, होम्योस्टेसिस, सेंसिटिविटी एंड अडेप्टिबिलिटी, और फाइनली डेथ, जिसकी स्टडी को बोलते हैं थैनेटोलॉजी। तो इस तरह से आप लोगों ने इन 2 वीडियो की सीरीज में ये पूरे के पूरे लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स को बेहतर तरीके से जान लिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है आपकी, वो सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की कंसिस्टेंसी आप लोगों ने पिछले वीडियोस में बना कर रखी है, आगे भी आपको पूरी ताकत के साथ इन वीडियोस को वॉच करना है, लाइव वॉच करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। जहां भी आपके कोई डाउट्स होते हैं
आप निसंकोच उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर दिया जाएगा, या तो उसी समय आंसर दिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मिलेगा। और लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जितनी प्रोसेस यहाँ डिस्कस की गई, इनके बियॉन्ड अगर आपकी समझ में कोई और प्रोसेस भी है तो उसको भी आप इनबॉक्स में टाइप कर सकते हैं। खास तौर पर इसमें कौन सी प्रोसेस आपको ज़्यादा बेहतर लगी है उसके बारे में लिखिए, किस प्रोसेस में आपको कमी लगी है उसके बारे में लिखिए। इस तरह के सारी फीडबैक आप खुलकर इस प्लेटफॉर्म पर दीजिए। तो अगले सेगमेंट में जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।